हेलो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं सब लोग? सभी युवा साथियों को प्रोफेसर AK मलिक दीक्षा क्लासेस की तरफ से सबको नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि दीक्षा क्लासेस की तरफ से हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है और वो ये है कि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो। आपको कंसेप्ट अगर समझ में आ जाता है तब हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने पीछे कुछ वीडियो आप लोगों ने देखे हैं, आपके कमेंट्स भी आए हैं, जिसमें मैंने आपको इमोशनल इंटेलिजेंस, लर्निंग की परिभाषा, पर्सनैलिटी की परिभाषा, बिहेवियर क्या है, इसके बारे में कुछ शॉर्ट वीडियोस डाले थे जो आप लोगों ने देखे हैं और आपको निश्चित रूप से कंसेप्ट समझ में आ रहा है, जैसा कि आपके कुछ बच्चों के कमेंट से पता चल रहा है। मैंने सबसे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने IQ के बारे में बात की थी, बुद्धि के प्रकार बात की थी कि बुद्धि लब्धि क्या है, क्या होती है। आज जिस कंसेप्ट के लिए मैं आपके साथ सामने आ रहा हूं वो है बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। देखिए, आज एक यहां पर आपके लिए मोटिवेशन के लिए लिखा है, अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। मानव अगर कुछ सोच ले तो कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं होता है। हां, हम पहले हथियार डाल दें, कर ही नहीं पाएंगे, तब हर चीज असंभव होती है। लेकिन अगर आपका दृढ़ निश्चय है तो जो प्रतियोगिता परीक्षा आप तैयार कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसलिए मैं कई कई बार कहता हूं, कर लिया इरादा जब ऊंची उड़ान का, फिर देखना क्यों कद आसमान का। जब आपने ऊंची उड़ान भरने का एक इरादा कर लिया है कि मुझे यह बनना है, फिर आसमान कितना ऊंचा है यह देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? जिनके इरादे बुलंद होते हैं, आसमान अपने आप नीचे आएगा और आपके बुलंदियों को आप उनको छू पाओगे। तो इस भाव के साथ हमें अपने अंदर एक आत्मविश्वास जागृत करना होगा। आज जिस कंसेप्ट की हम बात करेंगे वो है बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट्स। अब जब बुद्धि परीक्षणों के प्रकार की बात करते हैं, मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहूंगा, हम बुद्धि पढ़ लेते हैं, बुद्धि के इतिहास पढ़ लेंगे, बिने को पढ़ लेंगे, टर्मन को पढ़ लेंगे, वैस्टर को पढ़ लेंगे, कैटल को पढ़ लेंगे, भाटिया बैटरी कर लेंगे, लेकिन हमें यह नहीं पता चलता कि हमारा ये टेस्ट है किस कैटेगरी का। और कभी कभी सवाल आ जाता है कि यह परीक्षण किस श्रेणी में आएगा। मुझे अभी तक याद है, 4-5 साल पहले शिक्षक भर्ती में एक सवाल आया था कि कोहो ब्लॉक परीक्षण निम्न में से किस श्रेणी में आएगा, किस प्रकार में आएगा। तो अगर हमें प्रकार ही क्लियर नहीं होगा तो टेस्ट पढ़ने का आपका बेमानी हो जाएगा। इसलिए आज मैंने यह निर्णय लिया, यह सोचा कि आपको परीक्षण तो बाद में पढ़ाते रहेंगे, पहले आपको यह कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि बुद्धि परीक्षणों को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। अब बुद्धि परीक्षणों को डिवाइड करने के लिए मैंने सुविधा के लिए आपको, ताकि समझ में आए, इसको 3 भागों में मैंने कर दिया। पहला किया माध्यम की दृष्टि से, दूसरा किया एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से और तीसरा किया समय की दृष्टि से। सबसे पहले अपन बात करेंगे माध्यम, मीडियम। हाउ यू कैन क्लासिफाई इंटेलिजेंस टेस्ट अकॉर्डिंग टू द मीडियम। जब मैं मीडियम कहता हूं, माध्यम कहता हूं, तो इसका मतलब साफ है कि जब हम किसी की बुद्धि का मापन करेंगे तो हमें कुछ पूछना तो पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस तो होंगे, जो उद्दीपक कह दो, स्टिमुलस तो होगा। वो उद्दीपक, वो हमारी जो हम पूछेंगे वह किस प्रकार का है, वो है आपका माध्यम। माध्यम की दृष्टि से परीक्षणों को 2 भागों में बांटा गया, वर्बल एंड नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक। वर्बल टेस्ट का अर्थ यह होता है वह बुद्धि परीक्षण जिसमें पूछे जाने वाले प्रश्न किसी भाषा में लिखे हों। हिंदी में हो सकते हैं, इंग्लिश में हो सकते हैं, तमिल में हो सकते हैं, पंजाबी में हो सकते हैं, गुजराती में हो सकते हैं। जब प्रश्न किसी भाषा के रूप में लिखा हुआ आएगा, उस परीक्षण को क्या कहेंगे? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। जैसे आपके पास सवाल आते हैं ना
कि राम की आयु 16 साल थी, उसकी बहन की आयु इतना था, तो छोटा कौन है बड़ा कौन है। अब ये सवाल जब आपसे पूछा जाएगा तो ये किसी भाषा में लिखा हुआ होगा। तो जब सवाल किसी लैंग्वेज में भाषा में लिखे हो उन्हें कहते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब आइए नॉन वर्बल अशाब्दिक। जब बुद्धि का मापन शब्दों के लैंग्वेज के द्वारा नहीं बल्कि आकृतियों फिगर्स के रूप में किया जाए, आकृतियों के रूप में सवाल पूछे जाएं, उसे कहते हैं अशाब्दिक नॉन वर्बल टेस्ट। जैसा आपको मालूम है कि मेंटल एबिलिटी आप कई बार करते हो, उसमें कभी कभी आप क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, बैंकिंग में खूब आते हैं, आपके पीटीटी में, बीएसटीसी में जो पहला सेक्शन मेंटल एबिलिटी है उसमें इस प्रकार के सवाल थे। अब यहां जैसे 3 डॉट्स बना दिए, अगले में फिर मैंने कोने में 2 डॉट बना दिए। अब मैंने पूछा इस कोने में कितने डॉट आएंगे। अगर मैं बुद्धि का मापन इन आकृतियों के द्वारा कर रहा हूं तो वो आपका क्या कहलाएगा? अशाब्दिक परीक्षण, नॉन वर्बल टेस्ट। अब एक कंसेप्ट को ध्यान से सुनना। अधिकतर लोग ये कहते हैं कि नॉन वर्बल टेस्ट का दूसरा नाम निष्पादन परीक्षण है। मैंने यहां ऑब्लिक करके निष्पादन परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट लिखा है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये निष्पादन परीक्षण है, इनको परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। किताबों में भी यही लिखा होता है। लेकिन अगर आप नॉन वर्बल और निष्पादन की बात करें तो अंग्रेजी में कहते हैं हेयर लाइन डिफरेंस, यानी जितना हमारा बाल बारीक है उतना बारीक अंतर भी है। इसलिए आज यह स्पष्ट करना कि मैं आपको करने का प्रयास करूंगा कि निष्पादन परीक्षण वास्तव में क्या है। निष्पादन परीक्षण नो डाउट अशाब्दिक हैं, लेकिन निष्पादन परीक्षण वो होगा जिसे आप अपने हाथों से किसी चीज का निर्माण करोगे, आप अपने हाथों से परफॉर्म करके उसको बनाओगे। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, एक वो गेम क्यूबी गेम लेके घूमते रहते हैं और दिन भर उसको रेड लाइन, येलो लाइन, प्लस का निशान वो बनाते रहते हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं। वो आपका क्या कहलाएगा? परफॉर्मेंस। आपने एक छोटे बच्चे को डॉल दिया, गुड्डा गुड़ी दिया जो खिलौना होता है, अब उसके हाथ पैर नाक अलग कर दिया और अब उससे कहा कि बेटा इसको जोड़ ताकि एक डॉल बन जाए, एक गुड़िया बन जाए। अब वो बच्चा अपने हाथों से नाक की जगह नाक, आंख की जगह आंख, कान की जगह कान लगा रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है। तो जब बुद्धि का मापन आपके हाथों से परफॉर्म करके आप करेंगे उसे कहेंगे निष्पादन। नो डाउट अबाउट इट अशाब्दिक है। अशाब्दिक में परफॉर्म नहीं करना, आपको चूज करना है, दिए हुए विकल्प में बताना है कि क्या है, वो शुद्ध रूप से कहलाएगा अशाब्दिक। और जहां आपको अपने हाथों से बनाना होगा, कुछ कंस्ट्रक्ट करना होगा, उसे क्या कहेंगे? निष्पादन परफॉर्मेंस टेस्ट। जिसे भाटिया बैटरी आपकी निष्पादन परीक्षण कहलाता है, क्योंकि उसमें लकड़ी के ब्लॉक आपको दे देते हैं और कहते हैं जो डिजाइन कागज पर बनाए आप बनाओ। अब आप उठा के लाल की जगह लाल, पीले की जगह पीला, नीले की जगह ब्लू रखते हो। यू आर परफॉर्मिंग बाय योर ओन हैंड्स। आप अपने हाथों से निर्माण कर रहे हो, उसे कहा जाएगा निष्पादन परीक्षण। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अशाब्दिक और निष्पादन का अंतर क्लियर हो गया होगा। नॉन वर्बल में भाषा का उपयोग नहीं, केवल आकृतियों में से सही आकृति क्या है, और निष्पादन में अपने को हाथ से बनाना होगा। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पूछ लेते हैं कि शाब्दिक परीक्षण किसके लिए और अशाब्दिक परीक्षण किस प्रकार के लोगों के लिए उपयोग होता है। जनरल जो आंसर आता है वो आता है शाब्दिक परीक्षण शिक्षित लोगों के लिए होगा और अशाब्दिक परीक्षण अशिक्षित लोगों के लिए होगा। वर्बल टेस्ट विल बी फॉर लिटरेट एजुकेटेड एंड नॉन वर्बल विल बी फॉर इलिटरेट, जो अशिक्षित हैं, जो पढ़े हुए नहीं है, जो भाषा नहीं जानते। ये मैंने बहुत सी किताबों में भी देखा, बहुत सी जगह पर इसको स्टूडेंट्स ने कहा साहब ये बताया गया, लेकिन ये सही प्रॉपर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मैं ये कहता हूं शाब्दिक टेस्ट शिक्षित लोगों के लिए होगा, उन शिक्षित लोगों के लिए जो उस परीक्षण में लिखी हुई भाषा को जानते हैं। मैं तो विश्वविद्यालय से प्रोफेसर था, रिटायर हुआ। मैं तो एमए पीएचडी हूं, 40 साल से मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूं
और लाखों बच्चों को मनोविज्ञान पढ़ा दिया। लेकिन अगर आप मेरी बुद्धि परीक्षण करना चाहो और मुझे तमिल भाषा का लिखा हुआ टेस्ट दे दो, तो मैं तो तमिल नहीं पढ़ सकता। या तो हिंदी में हो, या इंग्लिश में हो, या पंजाबी भाषा में हो, मैं जो भाषा पढ़ सकता हूं उसका मैं जवाब दे सकता हूं, मैं लिटरेट हूं। इसलिए पिन पॉइंटेड आंसर यह होना चाहिए, शाब्दिक परीक्षक उन शिक्षित लोगों के लिए जो उस परीक्षण की भाषा जानते हैं, और अशाब्दिक शिक्षित और अशिक्षित दोनों के लिए। जो अक्सर किताबों में लिखा जाता है या बताया जाता है कि जो अशाब्दिक परीक्षण है वो केवल अशिक्षित के लिए ना, ये शिक्षित और अशिक्षित दोनों के लिए यूज हो सकता है आपका निष्पादन और अशाब्दिक परीक्षण। आपने बैंकों का एग्जाम दिया है, आपने पीटीटी दिया, आपने बीएसटीसी दिया, मेंटल एबिलिटी के टेस्ट करते हो। अगर आप पीटीटी करते हो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, बीएसटीसी करते हो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th है। क्योंकि पीटीटी को मैं सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, 5 साल मैंने इसका एज ए स्टेट कोऑर्डिनेटर विश्वविद्यालय में जब था एग्जाम करवाया था, तो पहला सेक्शन ही आपका मेंटल एबिलिटी का आता है। अब उस मेंटल एबिलिटी में बहुत सारे सवाल ये फिगर्स वाले होते हैं, और आप तो ग्रेजुएट हो, आप तो शिक्षित हो, इसलिए आप पर भी लागू हो सकता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा, अशाब्दिक परीक्षण जो है ये शिक्षित और अशिक्षित दोनों पर लगाया जा सकता है, जबकि शाब्दिक परीक्षण उन शिक्षित लोगों पर लगेगा जो उस परीक्षण की भाषा जानते हो। तो ये पहला वर्गीकरण अपन ने किया कि माध्यम की दृष्टि से कैसे हम इसको परीक्षणों को समझ सकते हैं। दूसरा वर्गीकरण है प्रशासन की दृष्टि से। जब अपन टेस्ट तो आ गया, वर्बल नॉन वर्बल जो भी आया, अब हमें लोगों को देना है, प्रशासित करना, एडमिनिस्टर करना है। प्रशासन की दृष्टि से 2 भागों में डिवाइड किया गया, व्यक्तिक और सामूहिक। व्यक्ति का अर्थ यह होता है जो बुद्धि परीक्षण एक समय में केवल एक छात्र पर किया जा सके वो व्यक्ति कहलाएगा। जो बुद्धि परीक्षण एक समय में एक से अधिक विद्यार्थियों पर दिया जा सके वो सामूहिक कहलाएगा। ऐसा टेस्ट हो जिसमें मैं एक बच्चे पर केवल कर सकता हूं, एक से अधिक नहीं, वो व्यक्ति कहलाएगा। मैं क्लास में गया, 40 बच्चे बैठे हैं, मैंने उनको बांट दिया, उन्होंने उसको भर के दिया, मैंने ग्रुप के ऊपर कर लिया, ये क्या कहलाएगा, सामूहिक। तो व्यक्तिक एक समय में एक व्यक्ति की बुद्धि का मापन करेगा, और सामूहिक जो है वो एक समय में अधिक लोगों की बुद्धि का मापन करेंगे। जब आप सामूहिक परीक्षण का उपयोग करते हो तो फायदा क्या होता है, समय बचता है, पैसा बचता है, इकोनॉमी है, पैसा भी बचेगा। क्योंकि एक टेस्टिंग करोगे तो आपको 40 लोगों की तो आपको 2 दिन लग जाएंगे, एक दिन में 20 करोगे, इससे ज्यादा कितना कर लोगे, तो आपको 2 दिन का खर्चा होगा। और आपने 40 का एक साथ कर लिया तो टाइम भी बच गया और आपका पैसा भी बच गया। इसलिए सामूहिक परीक्षण जो है वो एक साथ किए जा सकते हैं। कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जो आवश्यकता है वो खोज की जननी है। ये जो ग्रुप टेस्ट था इसको शुरू किया पहले विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेना के मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट एम यर्क, नाम है रॉबर्ट, ROBERT, रॉबर्ट एम यर्क्स, YERKES, 1917, 1917। पहले विश्व युद्ध में 1917 में रॉबर्ट एम यर्क्स ने आर्मी में, विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, लोगों की भर्ती करनी थी, इसलिए कम समय में ज्यादा लोगों की बुद्धि का मापन कर लें, इसलिए मैंने कहा नेसेसिटी, उनको आवश्यकता लगी। उस समय उन्होंने यहां पर 2 बुद्धि परीक्षण बने सामूहिक में, आर्मी अल्फा, ये नीचे लिखा है, और आर्मी बीटा। तो बुद्धि परीक्षण में सामूहिक परीक्षण जो है ये पहले विश्व युद्ध में बने। पहला नाम है आर्मी अल्फा, दूसरा आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा जो था ये शाब्दिक था, वर्बल था, ये अपन पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं। और आर्मी बीटा जो था ये अशाब्दिक था। यानी अगर जो आया है भर्ती होने के लिए फौज में, पढ़ा लिखा है तो वर्बल दे दो, और अगर मान लीजिए पढ़ा लिखा नहीं है, लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता, तो उसे आर्मी बीटा दे दो। तो आर्मी अल्फा बीटा ये आए सामूहिक परीक्षण पहले विश्व युद्ध के समय 1917 के अंदर।
अब आप कहोगे अल्फा बीटा क्या है? मैं एक वर्ड समझाऊंगा और समझाता हूं। अल्फा बीटा का मतलब क्या है? ये कुछ नहीं है, ये कोड वर्ड है। सेना आर्मी जब भी कोई काम करती है तो उनके कोड वर्ड होते हैं। पुलिस जब कोई भी काम मुहिम करती है तो कोड वर्ड होते हैं, तो ताकि अगर मैसेज वायरल भी हो तो यह पता ना चले कि क्या हो रहा है। अब आप आर्मी में टेस्टिंग हो रही है, कोई ऑफिसर ने पूछा अपने जूनियर से क्या कर रहे हो, अगर वो कहता है इंटेलिजेंस टेस्टिंग कर रहे हैं, तो अगर वो वायरल हो गया तो एनिमी समझ जाएगा कि आपके यहां भर्ती चल रही है। अब ऑफिसर ने पूछा क्या कर रहे हो, नीचे वाला कहता है आर्मी अल्फा चल रहा है, तो वो समझ गया कि इंटेलिजेंस टेस्टिंग का काम चल रहा है। तो अल्फा बीटा इज नथिंग, इट इज सिंपली द कोड वर्ड विच वर यूज्ड फॉर द आर्मी, जो आर्मी में यूज किए गए थे। तो प्रशासन की दृष्टि से दो भाग हो गए, व्यक्तिक और सामूहिक। तीसरा वर्गीकरण आता है समय की दृष्टि से, टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइम पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब यह है कि परीक्षण को करने में क्या कोई समय सीमा होगी, उसके हिसाब से क्या कोई फिक्स टाइम होगा। आप एग्जाम देते हो 3 घंटे आपके फिक्स होते हैं, 3 आवर्स, कोई एग्जाम देते हो 2 आवर्स फिक्स होते हैं। तो क्या बुद्धि परीक्षण में हम समय की सीमा होगी कि नहीं होगी, उसके हिसाब से परीक्षणों को 2 भागों में बांटा गया, स्पीड टेस्ट गति परीक्षण और पावर टेस्ट शक्ति परीक्षण। 2 भागों में बांट दिया गया। स्पीड टेस्ट, देखिए लिखा हुआ है स्पीड टेस्ट गति परीक्षण और पावर टेस्ट शक्ति परीक्षण। इस बुद्धि परीक्षण को करने की समय सीमा निश्चित होगी, तय होगी, फिक्स होगी, उसे कहेंगे गति परीक्षण। और जिस परीक्षण को करने की समय सीमा नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी, उसे कहेंगे शक्ति परीक्षण। मैं मान लीजिए सामूहिक टेस्ट कर रहा हूं, मैं क्लास में आया और मैंने कहा आपको 30 मिनट के अंदर यह करना है, 30 मिनट होते ही स्टॉप राइटिंग, मैं आपसे ले लूंगा। यह क्या बन गया? गति परीक्षण, क्योंकि 30 मिनट फिक्स है। मैं क्लास में आया, बुद्धि परीक्षण बांट दिया, मैंने कहा मैं बांट दिया हूं, आप करते जाओ, मुझे देते जाओ। कोई 20 मिनट में करे, कोई 25 में करे, कोई 30 में करे, कोई 35 मिनट में करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समय सीमा नहीं है। यह आपका क्या कहलाएगा? शक्ति परीक्षण। तो इस परीक्षण की समय सीमा निश्चित हो जाए वो कहलाता है गति परीक्षण, स्पीड टेस्ट, और जिसकी समय सीमा निश्चित नहीं हो वो कहलाता है शक्ति परीक्षण। तो आज मैंने आपको बुद्धि परीक्षणों के प्रकार बताए। ये इसलिए बताए क्योंकि कब, जैसा मैंने पहले शुरू में कहा, कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं कि कौन सा टेस्ट किस श्रेणी में आता है। अब आपको अंतर करना होगा कि जो टेस्ट पूछा गया है वो शाब्दिक है, अशाब्दिक है या निष्पादन है, वो व्यक्तिगत है या सामूहिक है, वो गति है या शक्ति है। जब तक ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे तब तक उस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे सकते। तो जब आप आगे टेस्ट की बात करेंगे तब देखेंगे कौन सा टेस्ट किस श्रेणी में आता है। तो आज मैं इतना ही आपको क्लियर कर रहा हूं कि बुद्धि परीक्षणों के प्रकार क्या हैं और आपको क्यों पता होना चाहिए, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने ज्ञान पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसको आज हम लोगों ने स्पष्ट करने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो देख भी रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है। तो निश्चित रूप से इसको देखिए और पुराने वीडियो को भी रिवाइज करते रहिएगा, ताकि मैंने कहा ना, अगर ठान लिया तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, फिर मुलाकात करें।